3 जो आएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट याद रख लेना। इसी को ही बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, इसका हिंदी मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, अधिकार मतलब अधिकार पत्र एक तरह से मतलब क्या दिए जा रहे हैं आपको, राइट दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रावधान है हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं या फिर यूएसए के संविधान से लिए। उसके अलावा इनकी जो मूल संख्या थी वो पहले कितनी थी, 7 थी। वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो फिर हमने कौन सा हटा दिया, तो हमने हटा दिया है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार हमने हटा दिया। कब हटाया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसे हमने क्या बना दिया है, हमने बना दिया ऐसे कौन सा अधिकार बना दिया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार। और कहाँ रखा है इसको हमने, आर्टिकल 300A में। फंडामेंटल राइट्स होने का सिंपल सा मतलब है कि वे अधिकार जो आपसे सामान्य परिस्थितियों में कोई छीन नहीं सकता। बस इतना याद रख लेना कि सामान्य परिस्थितियों में आपसे जो अधिकार छीने नहीं जा सकते उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार। और जो जीने के लिए क्या होंगे, नेसेसरी होंगे, आदमी के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो उन्हीं अधिकारों को हमने क्या नाम दे दिया है, मौलिक अधिकार दे दिया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ आएंगे, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 सबसे पहले ये जान लेंगे कि 12 और 13 क्या बोलते हैं। फिर आर्टिकल 14 से लेकर 18 ये बात करता है, किसकी बात करता है, समानता की। फिर 19 से लेकर 22 तक ये बात करता है स्वतंत्रता की। फिर उसके बाद 23 से लेकर 24 तक ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकारों की, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। फिर 25 से लेकर 28 ये बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की। फिर 29 से लेकर 30 तक ये बात करते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकारों की। और आर्टिकल 32 बात करता है किसकी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। इसके अलावा कुछ कुछ आर्टिकल बच जाएंगे इसमें, 33 बच जाएगा, 34 बच जाएगा और 35 बच जाएगा। तो इनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ समझाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है आर्टिकल 12। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कि अब हमने पढ़ा था ना कि राज्य द्वारा क्या होंगी, मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि आपके मौलिक अधिकारों के पीछे जो पड़ा होगा वो कौन पड़ा होगा, ये स्टेट ही पड़ा होगा, क्योंकि वो आपको स्वतंत्रता देना नहीं चाहता। जैसे आजकल हो रहा है, आपकी स्वतंत्रता पर हर जगह से क्या लगाई जा रही हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे मौलिक अधिकारों के पीछे, देखो दरअसल में जिसने मेरे को मौलिक अधिकार दिए हैं वही मेरे मौलिक अधिकारों का क्या पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। तो मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से व्यक्ति को सरकार की मनमानी, ठीक है, आर्बिट्रेरी एक्शन या आर्बिट्रेरी पावर, जो मनमानियां करती हैं सरकार, ठीक है, से बचाने के लिए दिए गए। ठीक है, तो ताकि सरकार क्या ना कर सके, मनमानी, जैसा राजतंत्र में होता था, राजा जो चाहे वो कर सकता था, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो सरकारें हैं वो मतलब कुछ ऐसे काम है जो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि राज्य स्टेट में कौन कौन शामिल है। तो आर्टिकल 12 ही ध्यान रख लेना, किसको डिफाइन कर रहा है, वो राज्य को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो राज्य के अंतर्गत क्या आएगा। तो हम जब भी राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो देखो कितना बड़ा शब्द है, वो ब्रॉडर शब्द है। ठीक है, तो भारत की सरकार और संसद, ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट किसके अंतर्गत आएंगी, स्टेट के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें केंद्रीय सरकार हो गए, मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, लोकसभा होगी और राज्यसभा हो गई। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, और वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, विधानमंडल होगा, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, स्टेट के अंतर्गत आएगा। तो सेंटर में आपके मौलिक अधिकारों के पीछे कौन पड़ा है, वो पड़ा है। स्टेट में आपके मौलिक अधिकारों के पीछे कौन पड़ी है, राज्य सरकारें और विधान मंडल पड़ा है। प्रत्येक राज्य की सरकार और वहाँ की विधानसभा या विधान परिषद, ध्यान रखना, किसके अंतर्गत आएगी, राज्य के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज का मतलब स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है, या स्थानीय प्राधिकारी। कौन सी, तो गांव में क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, पंचायतें। शहरों में हमें क्या देखने को मिलता है, नगर पालिकाएं। इसके अलावा जिला बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट, ये सारी की सारी क्या है, लोकल अथॉरिटी हैं। ये भी दरअसल में हमारे किसके पीछे पड़ी हुई हैं, मौलिक अधिकारों के पीछे पड़ी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य का मतलब क्या है। क्लियर। इसके अलावा आते हैं हमारे पास अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटी। ऐसी कोई भी संस्था जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग करती है या
सरकार द्वारा क्या की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी संस्था है जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, गवर्नमेंट पावर का इस्तेमाल कर रही है, या गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, तो वो भी किसकी मान्यता रखती है, स्टेट की मान्यता रखती है। तो उदाहरण के लिए देखो, LIC कैसी कंपनी है, सरकारी है, किसके द्वारा रेगुलेट की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या हो गया, ये भी किसका पार्ट है, स्टेट का ही पार्ट है। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, ये भी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जा रही है। ऐसे ही सेल हो गया, ऐसे ही गेल हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जा रही हैं, तो ये भी किसका मान्यता रखते हैं, स्टेट की मान्यता रखते हैं। यहाँ तक कि निजी संस्थाएं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे, वे भी स्टेट की मान्यता रखते हैं, जो राज्य की एजेंसियों के रूप में क्या करेंगी, कार्य करेंगी। आइए अब बात समझ में। तो अब जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करें तो राज्य से यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी में अक्सर हम यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पॉलिटी में जब भी हम राज्य पढ़ेंगे तो राज्य का मतलब ये सारे पॉइंट है, कोई एक नहीं है। तो उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडी, अदर बॉडी और डेड बॉडी नहीं आएगी, बाकी सारी बॉडी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। महत्व क्या है इसका, यदि इनमें से कोई भी संस्था आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है आप लोगों का मौलिक अधिकारों का, तो आप सीधे कहाँ का दरवाजा खटखटाओगे, जाके सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। जानेंगे कि आप पहले कहाँ जा सकते हो, फंडामेंटल राइट्स के हनन के केस में जब भी आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होगा तो आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे, ये बाद की बात जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये था सारे का सारा आर्टिकल 12 जो डिफाइन कर रहा था, किसको डिफाइन कर रहा था, किसको डिफाइन कर रहा था, ये राज्य को डिफाइन कर। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 13, ठीक है। मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, ठीक है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि अगर कोई कानून इस देश में बनाया गया है या पहले बनाया गया था और अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस कानून का क्या होगा, उसको हमने रखना है, उसको हमने हटाना है या उसको हमने कैंसिल ही कर देना है, बस उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 न्यायपालिका को, ठीक है, जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान देता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि किसी भी कानून को जांचने की शक्ति कि यह कानून जो है सही है या नहीं है, कानून फेयर है या फिर नहीं है, उसी चीज को बोला जाता है क्या, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट नहीं लिखा है, इस आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं ना डिटेल में, तब कहीं जाकर लास्ट में इंटरप्रेट कि आपने क्या सीखा इस आर्टिकल। तो यह जो आर्टिकल है सिंपल इनडायरेक्ट वे में यही बोलता है कि न्यायपालिका जो है वो किसी भी कानून को जांच कर सकती है, वो कानून सही है, फेयर है या नहीं है, फिर अपना फैसला दे सकती है, ठीक है। यह घोषणा करता है, कौन घोषणा करता है, आर्टिकल 13 घोषणा करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के क्या होगा, खिलाफ होगा, ठीक है, कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा उसे हम क्या कर देंगे, शून्य माना जाएगा, उसे हम वॉइड कर देंगे, उसे हम कैंसिल कर देंगे, ये कह रहा है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला कहा गया है संविधान पूर्व कानून, कि संविधान के लागू होने से पहले का अगर कोई कानून है, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो कानून लागू थे, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनका वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, तो वे उस सीमा तक रद्द माने जाएंगे जहां तक वे मौलिक अधिकारों का क्या करते हैं, हनन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कानून के 2 पार्ट हैं, एक जो है मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, और एक ठीक है, और है एक ही कानून, ठीक है एक ही कानून, लेकिन उसके कितने पार्ट हैं, 2। तो जो पोर्शन मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, उसे हम वॉइड कर देंगे, उसे हम शून्य मान लेंगे, बाकी दूसरे वाला क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये बात है, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है, संविधान के बाद के कानून। ये तो था पहले वाला, संविधान बनने से पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला था। अब है भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर कोई कानून बनता है तो देखो, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को क्या करता हो, छीनता हो या उसे क्या करता हो, कम करता हो, ठीक है। यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह उल्लंघन की सीमा तक क्या होगा, शून्य होगा, बस सेम वाला पॉइंट है, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा कानून बन भी गया है, सेम पोर्शन है उसमें, एक मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है,
हनन कर रहा है और दूसरे वाला क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी। तो जो हनन कर रहा है, वोलेशन कर रहा है, उसको क्या कर देंगे हम, वॉइड कर देंगे, उसको हम शून्य घोषित कर देंगे। ठीक है, फिर आता है तीसरा पॉइंट, और यही याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, डेफिनेशन किसकी है, लॉ की, कि विधि का क्या अर्थ होता है, विधि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यह विधि या कानून शब्द का दायरा क्या है, बहुत बड़ा है। तो विधि का मतलब अब क्या, ठीक है, तो यहाँ पर विधि 4 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला आएगा स्थायी लॉ, परमानेंट लॉ। तो परमानेंट लॉ जो बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे परमानेंट लॉ बोलेंगे, स्थायी कानून बोलेंगे। इसके अलावा अस्थायी टेम्परेरी कानून कौन से होंगे, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस जारी किए जाते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, टेम्परेरी कानून बोलेंगे। मतलब वो भी किसकी मान्यता रखते हैं, दरअसल में कानून की ही मान्यता रखते हैं, लेकिन किस तौर पर, स्थायी तौर पर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कितने महीने तक वैलिड होते हैं, 6 महीने तक वैलिड होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, इसके द्वारा कोई बाय लॉ बनाया गया हो, इसके द्वारा कोई रूल बनाया गया हो, इसके द्वारा कोई रेगुलेशन बनाया गया हो, या फिर कोई नोटिफिकेशन, तो ये सारे के सारे भी किसकी मान्यता रखेंगे, ये किसकी मान्यता रखते हैं, कानून की मान्यता रखते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ। देखो जब कोविड लगा था तो हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाना था तो क्या लगेगा, पास लगेगा। तो वो पास लगता था या नहीं लगता था, वो पास दरअसल में आया जो कैसे था, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का मतलब क्या था, सिंपल, कि कार्यपालिका ने क्या जारी किया है, नोटिफिकेशन। और जो भी कोई गवर्नमेंट होगी नोटिफिकेशन जारी करेगी, वो ध्यान रखना वो किसकी मान्यता रखेगा, हमेशा कानून की मान्यता रखेगा। तो वो जो पास था हमारे लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, किसकी मान्यता रख रहा था, वो कानून की मान्यता रख। तो ऐसे ही कोई भी अगर रूल बना दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी किसकी मान्यता रखेगा, कानून की मान्यता ही रखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन, खासकर ये वाली लाइन समझ आई होगी, कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल, नोटिफिकेशन, बाय लॉ और रेगुलेशन, ये सब के सब किसकी मान्यता रखते हैं, कानून की मान्यता रखते हैं। अगर आप इनका पालन नहीं कर सकते तो आपके ऊपर जुर्माना या फिर आपको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा कानूनी मान्यता रखने वाली रूढ़ियाँ मतलब प्रथाएं, ठीक है, कस्टम्स वगैरह, ये भी क्या होंगी, मतलब कानूनी मान्यता जो लंबे समय से चली आ रही है हमारे इतिहास में, वो भी किसकी मान्यता रखते हैं, हमारे यहाँ पर कानून की मान्यता रखते हैं। तो ध्यान रखना, कानून की मान्यता के अंतर्गत कितने पॉइंट, 4। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला परमानेंट लॉ किसके द्वारा बनाया जाएगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। दूसरा आएगा टेम्परेरी, किसके द्वारा, गवर्नर और प्रेसिडेंट। तीसरा आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव कोई सा भी हो, कार्यपालिका किसकी भी हो, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, इनके द्वारा रूल, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, ये सब के सब किसकी मान्यता रखेंगे, कानून की मान्यता रखते हैं। और इसके अलावा कानूनी मान्यता रखने वाली जो हमारी कुछ क्या है, प्रथाएं हैं, जैसे आप लोग शादी वगैरह कर लेते हो, ठीक है, तो ये भी जो 7 फेरे जो हम लेते हैं, ये भी किसकी मान्यता रखते हैं, ठीक है, शादी की मान्यता रखते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 12, 13 अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो कल से हम जो शुरू करेंगे वो पहला शुरू करेंगे, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से